हाय एवरीवन, नमस्ते, अन्यंगासेयो, कोनिचिवा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो मुझे पता है मैं काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। ओके, आई एम सॉरी 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 सॉरी। मुझे पता है मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाली है, और आप लोगों के मेरी पिछली वीडियो में जो मैंने जीकेएस डॉक्यूमेंट्स के बारे में बनाई थी, और उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए। मैंने कुछ के रिप्लाई दिए जब मुझे मतलब ऊपर ऊपर दिखे, और मैंने कुछ के रिप्लाई नहीं दिए, आई एम सॉरी। बट मैंने वो क्वेश्चन लिख रखे हैं आपने जो पूछे थे, मेन जीके से रिलेटेड, जिसके मैं आंसर जो है वीडियो के एंड में करूँगी। तो ये जीके डॉक्यूमेंट का सेकंड पार्ट है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मतलब मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और आप कहाँ कहाँ से कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और कहाँ से अपोस्टल करा सकते हैं। और मुझसे किसी ने कमेंट करके पूछा था पिछली वीडियो में कि आपने कॉस्ट नहीं बताई कि अपोस्टाइल जो है वो कितने मतलब कितने पैसों में होंगे अपोस्टाइल। तो देखो, मैंने ये वाली वेबसाइट बताई थी आपको कि आप यहाँ पर जाकर अपने अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स करा सकते हैं। देखो, जो अपोस्टाइल की कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है अपोस्टाइल करवा रहे हो और कितने करवा रहे हो। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपोस्टाइल करवाते हो तो आपको ना वो क्या कहते हैं, वो आपको डिस्काउंट भी देते हैं। ओके, यस। तो आप उससे पूछोगे ना, अगर व्हाट्सएप पे जाकर आप उन्हें मैसेज करोगे तो वो वाला आपसे पूछेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाने हैं, और कौन सी स्कॉलरशिप के लिए करवाने हैं, और आपको कब तक चाहिए। ठीक है। और इसकी जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं वो नहीं होते हैं, जस्ट अपोस्टाइल का कॉस्ट लगता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करवाकर पीडीएफ बनाकर भेजने होते हैं, आपको कहीं नहीं जाना होता, घर बैठे आपका सारा काम हो जाता है। ठीक है। और आई थिंक मेरे हुए थे कुछ 8 से 9 हज़ार के बीच में हुए थे, अप्रॉक्स 8 से 9 हज़ार के बीच में हुए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स पिछले साल जो मैंने अपोस्टाइल करवाए थे। ठीक है। और ये दो हिस्सों में डिवाइड है। पहला मैं आपको बताऊंगी कि अरेंजमेंट कैसे करते हैं, लेबलिंग कैसे करते हैं, आपको पैकेजिंग कैसे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स कहाँ भेजने हैं, कौन सी सर्विस यूज़ करनी चाहिए। आप कोई सी भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बट जो मैंने की थी, मैंने तो काफ़ी जल्दी भेज दिए थे अपने डॉक्यूमेंट्स। मुझे पता है, डर लग रहा था कि कहीं मतलब डेडलाइन के बाद पहुँचे तो रिजेक्ट ना नहीं हो जाएंगे, और काफ़ी डर लग रहा था। तो मैं चाहती थी जल्दी से पहुँच जाए, बस मेरी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। और इस वीडियो के जो एंड का पार्ट होगा, मैं इसमें आपने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं मुझसे आप मेरी पिछली वीडियो में, मैं उनके आंसर्स दूंगी। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी अगस्त चल रहा है, और अगस्त में अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट कर लीजिए, रख लीजिए, क्योंकि सितंबर में गाइडलाइंस जैसे ही निकलेगी, और तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स पैकिंग करके आराम से देख के और भेज देना सितंबर के एंड तक, या फिर अक्टूबर में आप भेज सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। और एम्बेसी और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस अलग अलग निकलती हैं, उनकी डेडलाइंस भी अलग अलग होती हैं, वो आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना होता है। मैं एम्बेसी की जो मतलब लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है। और देखो, आपके पास जैसे कि एक एम्बेसी ट्रैक होता है और यूनिवर्सिटी ट्रैक होता है। तो आप एम्बेसी में आप क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को भेजते हैं। तो आप या तो खुद भी जाकर दे सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, या फिर आप किसी सर्विस का यूज़ कर सकते हो जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पहुँचा देगी। कोरिया की एम्बेसी जो है वो इंडिया में दिल्ली में है, आई थिंक चाणक्यपुरी के आसपास है। चाणक्यपुरी, मैंने भी नाम पहली बार सुना था। तो वहीं कहीं है, तो आप वहाँ जा सकते हो, फिर आप कोई भी सर्विस यूज़ करते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं आपको एक वीडियो शो करूँगी जो कि मैंने पिछले साल ली थी, मेरे डॉक्यूमेंट्स जो मैं प्रिपेयर कर ली थी। ठीक है। तो आपको इसमें देखो क्या करना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पोस्टल करवा लिए, अरेंज कर लिए, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया, उन्हें निकलवा लिया प्रिंट आउट करवा कर। उसके बाद आपको क्या करना है, किसी ने मुझसे पूछा था कि स्टेपलर यूज़ करें या नहीं करें, या फिर पेपर होल्डर होता है वो यूज़ करें ना करें। देखो, मत करना। पेपर पिन होती है, इस तरह की दिखती है कुछ, तो पेपर पिन यूज़ करनी है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच करने के लिए। स्टेपलर यूज़ मत करना, गाइडलाइंस में भी लिखा है कि स्टेपलर यूज़ मत करना। ओके, आपको पेपर पिन यूज़ करनी है प्रॉपर। ओके। और जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे तो एक उन सबको ना अटैच करने के लिए एक पेपर होल्डर आता है जो इस तरह का दिखता है, कुछ ब्लैक कलर का होता है। आपको वो लगाना होता है, एक इधर और एक शायद एक नीचे। ठीक है। तो आप एक बार ये वीडियो देख लो, और तो आपको इसे देख के थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। ओके। और ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है। ये एप्लीकेशन फॉर्म के बाद पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी प्लान, रिकमेंडेशन लेटर एनवलप में, और जीकेएस एप्लीकेंट एग्रीमेंट, पर्सनल मेडिकल असेसमेंट,
प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप एप्लीकेंट्स में मैंने पासपोर्ट लगाया है, और प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप पेरेंट्स में मैंने मम्मी पापा का वोटर आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ फैमिली रिलेशनशिप में बर्थ सर्टिफिकेट, एंड हाई स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में 12th की मार्कशीट, एकेडमिक हाई स्कूल की ट्रांसक्रिप्ट और कुछ सर्टिफिकेट हैं, और ये पासपोर्ट की कॉपी है, और ये अदर डॉक्यूमेंट रैंक सर्टिफिकेट। अब बात आती है, आपने ये वीडियो देख ली, आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि आपको कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिपेयर करने हैं। दूसरी बात ये आती है, रिकमेंडेशन का जो लेटर का एनवलप होता है, आप उसको ना मतलब थोड़ा प्रोफेशनल टाइप का कलर नहीं होता, या तो वाइट या फिर ब्राउन टाइप का, जैसा मेरा था ब्राउन, ठीक है, तो कुछ इस तरह का चूज़ करना। थोड़ा ये मत सोचना कि पिंक ले लिया, रेड ले लिया, अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा डार्क कलर यूज़ करना, डार्क ब्राउन हो गया, येलो भी चलेगा आपको, ठीक है। तो आपको ये यूज़ करना है रिकमेंडेशन लेटर का जो एनवलप होता है, ओके। और फिर आता है आपका, आपने पूछा था कि हाँ, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो गए, आपने पेपर होल्डर लगा दिया, सब कुछ हो गया। उसके बाद आती है बारी पैकेज की। आपको एक बड़ा सा एनवलप लेना है और उसके अंदर आपने सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं सीरीज़ वाइज, ठीक है, पूरी अरेंजमेंट के साथ, लेबलिंग के साथ सारे डालकर। उसके बाद आपको उसके ऊपर चिपकाना है सबसे पहले अपना एड्रेस, और एक तो GKS UG 2026 अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप या फिर जो भी आता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, ठीक है, कुछ ऐसा। और आपको फिर नीचे अपना एड्रेस भी लिखना है, और उसके बाद उसे अच्छी तरह, जो पन्नी वाली वो नहीं होती, वो टेप होती है, उससे पूरा अच्छी तरह रैप कर देना पूरा। ये नहीं कि सिर्फ एंट्रेंस आपने सिर्फ ऐसे करके कर दिया, नहीं, पूरा अच्छी तरह ऐसे ऐसे करके रैप कर देना, जिससे वो पूरा मतलब सिक्योर हो जाए, कहीं से फट वट ना जाए, ठीक है। उसके बाद आपको उसको कौन सी सर्विस यूज़ करनी चाहिए, देखो मैंने ये वाली यूज़ करी थी, ब्लू डार्ट, ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, और चार्जेस भी सही ले लेती हैं अगर आप उनसे बात करो कि आपको कहाँ पहुँचाने हैं, कितनी जल्दी पहुँचाने हैं, ठीक है। आप ये वाली सर्विस यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आती है बात, आप लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे बहुत सारे, मुझे एक्सपेक्ट ही नहीं था भाई कि मेरी पिछली वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो मैंने जो मेन क्वेश्चन है वो मेरी डायरी में लिख रखे हैं, अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात जो भाई बहुत बहुत लोगों ने बोला, पासपोर्ट को अपोस्टाइल नहीं करवाते हैं। देखो, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी आज से 2 साल पहले या फिर 1 साल पहले, तो जितने भी GK स्कॉलर थे मैं उनकी वीडियो देखती थी, तो वो कहते थे कि आपको अपना पासपोर्ट जो है वो अपोस्टल करवाना है, ठीक है। और मुझे भी ये लगता है कि पासपोर्ट अपोस्टल करवाना है, बट आप लोग कह रहे हो कि नहीं करवाना है और गाइडलाइंस में ऐसा लिखा है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप मत करवाओ। बट आई थिंक सेफ्टी के लिए अगर आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि अगर आपका डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, जैसे मम्मी का नाम गलत है या पापा का या आपका, या फिर आपका जो एड्रेस है वो गलत है, तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, उसे ठीक करवा लेना, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो पहला राउंड होता है, अगर आपके डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गए ना तो तभी आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हो, नहीं तो नहीं होते, नहीं तो आप फर्स्ट राउंड में ही फेल कर दिए जाते हो, ठीक है। डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी डिफ़ॉल्ट निकलता है ना तो वो आपका कैंसिल कर देते हैं। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में नाम गलत है तो उसे ठीक करवाओ। कोई बोलता है कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, तो यार बनवा लो, आई थिंक बन जाता होगा मेरे ख्याल से, तो ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि दोनों स्कूल का स्टैंप लगवाना ज़रूरी है कि नहीं है। जहाँ तक कि मेरा मानना है, दोनों स्कूल का स्टैंप लगवाना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट बनवा रहे हो ना, तो उसमें दोनों स्कूल का स्टैंप चाहिए ही चाहिए, ठीक है। चौथा क्वेश्चन ये था कि दीदी हम ट्रांसक्रिप्ट में नाइन्थ से 12th तक अपने जो मार्क्स हैं वो फिल करें, फिर 10th 11th 12th करें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों चीज़ ठीक है। आप 9 से 12th भी कर सकते हो और 10th से 12th भी कर सकते हो, दोनों ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको 9 से 12th लेनी है तो वो भी ले सकते हो, आपको 10th से 12th लेनी है वो भी ले सकते हो, ठीक है। दोनों ठीक है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 5th क्वेश्चन ये है कि कितनी कॉपीज़ चाहिए हमें ट्रांसक्रिप्ट की। देखो देखो देखो, मेरी बात सुनो, आपने एक ऑफिशियल, आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट बनवाई, ठीक है, उस पर स्टैंप लगा, आपको वो जो ट्रांसक्रिप्ट है उसकी फ़ोटो या फिर उसको स्कैन करवा कर PDF बनाकर अपोस्टाइल की सर्विस को भेजना होगा, ठीक है। फिर वो उसको अपोस्टाइल करेंगे एंड देन वो आपको देनी है, ठीक है। इसमें कोई कॉपीज़ वगैरह नहीं लगेगी, ओके। ओरिजिनल को वो लोग ओरिजिनल
जो आपके ट्रांसक्रिप्ट में आप भेजोगे, एंड देन वो उसकी फ़ोटो कॉपी कर एंड देन उस पर वो अपोस्टल करते हैं। कभी भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पर अपोस्टल नहीं होती है, हमेशा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी फ़ोटो कॉपी होती है एंड देन उसके ऊपर अपोस्टल होती है। ओके, और गलती से भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजें, गलती से भी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मत भेजना, क्योंकि वापस नहीं मिलेंगे। पहली बात तो ये नहीं देने वाले वो, कितनी भी तुम कोशिश कर लो। ये नहीं कि तुमने अपना 10th का या फिर 12th का रिजल्ट दे दिया, नो नो, मत देना। ओके, एंड देन 6th क्वेश्चन ये आता है कि हम रिकमेंडेशन लेटर जो है अपनी स्कूल टीचर से लिखवाएं या फिर किसी भी टीचर से लिखवा दें, या फिर किसी बाहर टीचर से लिखवाएं, अपनी ट्यूशन वगैरह। नहीं 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 नहीं, देखो मेरा मानना ये है कि प्रिंसिपल से लिखवाना बहुत मुश्किल होता है और कोई लिखवा भी नहीं पाएगा, ठीक है, पर लिख देती तो अच्छी बात है। बट जो आपकी क्लास टीचर है, आपकी जो 12th में क्लास टीचर रही हैं, उनसे लिखवाओगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और अगर वो नहीं लिख के देती हैं तो आपको 12th में जो सब्जेक्ट जैसे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आपको किसी टीचर ने पढ़ाई है तो उनसे भी लिखवा सकते हो, किसी सब्जेक्ट टीचर से जिसमें आपने 12th में पढ़ाई है। यानी कि तुम 10th क्लास की टीचर से बोल रहे हो कि मैम प्लीज़ हमारा रिकमेंडेशन लेटर लिख दो, नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है अपोस्टाइल कैसे करवाएं, कहाँ से करवाएं। मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी, ये सर्विस यूज़ करो, ठीक है, वो अपने आप करके दे देंगे, आपको बस पैसे भरने हैं, सब कुछ हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं 12th का भाई चीख चिल्ला के बोल चुकी हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th के मार्क्स पे देखा जाता है, 12th के बेसिस पे आपको एलिजिबल हो या नहीं हो देखा जाता है, ठीक है। अगर आपके 12th में 80+ परसेंटेज आए हैं तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। 11th क्वेश्चन ये था, किसी ने पूछा कि हमारी लो परसेंटेज आई है काफ़ी ज़्यादा, बट हम टॉप 20 का सर्टिफिकेट लगाकर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तुम एलिजिबल हो तो जाओगे, पर तुम्हारे स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस तो बिल्कुल निल हो जाएंगे ना, फिर तो फिर तुम क्यों ही अपना पैसा ख़राब कर रहे हो। इसलिए अगला क्वेश्चन आता है कि वोटर ID कार्ड नहीं है क्योंकि हम 18 साल के नहीं हुए हैं अभी, तो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो है वो कैसे प्रूव करें। भाई मैं 17 साल की थी जब मैं GKS के लिए अप्लाई कर रही थी, मेरे पास खुद के पास नहीं था वोटर ID कार्ड। मैंने पासपोर्ट बनवाया था, और मैंने पासपोर्ट भी इतना लेट बनवाया, अगस्त में, और मेरा पासपोर्ट बन के आया था सितंबर के फर्स्ट वीक में। और मेरी जान अटकी हुई थी कि मेरा पासपोर्ट लेट आया और मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई, तो अपना पासपोर्ट जल्दी बनवा लो। पासपोर्ट बनवाने में 1500 लगते हैं, फिर 2000 लगते हैं कुछ, ठीक है। पासपोर्ट बनवा लो। अगर आपके पास वोटर ID कार्ड नहीं है तो आप पासपोर्ट से अपनी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप जो है वो प्रूव कर सकते हो, आधार कार्ड से नहीं करोगे, ओके। उसके बाद आता है एक्चुअली एक लड़की ने मेरे से पूछा कि दीदी मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रही हूँ, तो वो जो रेड आउटलाइन होती है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, उसके अंदर का जो डाटा है वो फिल नहीं कर पा रही हूँ। तो देखो उस जो वो बॉक्स है ना, उसको आपको ना ऐसे करके ऊपर करना होगा, माउस से अपने उसे ऊपर करोगे ना तो आप फिल कर पाओगे। एक्चुअली मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने पे वीडियो बनाना चाहती थी, बट मेरा लैपटॉप का चार्जर ख़राब है, तो मेरा लैपटॉप चार्ज ही नहीं है, तो मैं नहीं बना पाई। आई थिंक शायद अगर मुझे लैपटॉप का चार्जर मिल गया तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँ। नेक्स्ट वीडियो मेरी शायद एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर होगी कि फिल कैसे करते हैं। मैं दोनों ट्रैक से बताऊँगी, एम्बेसी से भी और यूनिवर्सिटी से भी, ओके। उसके बाद आता है, आपने पूछा था क्वेश्चन कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या करें। बनवा लो प्लीज़, ओके। वैसे मैं एक बात बोलूँ, इंडियन लोग ना बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, ये बात तो है कि अगर ये नहीं है तो ये लगा के जुगाड़ चल जाएगा, ये नहीं है तो ये लगा के जुगाड़ चल जाएगा। भाई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है तो बनवा लो, ज़रूरी थोड़ी ना कि तुम जुगाड़ लगाओगे हर जगह। उसके बाद किसी ने पूछा था कि 65% 12th में आए हैं और JEE लगाकर या फिर नीट लगाकर हम एलिजिबल हैं कि नहीं है, अप्लाई क्या कर सकते हैं, नहीं है। देखो तुम्हारे नीट के JEE के रिज़ल्ट से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको सिर्फ तुम्हारे 12th के रिज़ल्ट से फ़र्क पड़ता है और तुम उसी से एलिजिबल देखे जाते हो। तो नीट और JEE का रिज़ल्ट लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ओके। एज बोला था किसी ने, तो एज के लिए आप इतने साल के होने चाहिए, ठीक है, इतने से आपकी एज कम होनी चाहिए। मैंने पूछा था कि हम 12th में हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, या फिर 12th के बाद करें। तो देखो मेरी बात सुनो, 12th क्लास में हो, 12th पढ़ लो, पूरी कर लो, अच्छे मार्क्स ले आओ, फिर उसके बाद अप्लाई कर लेना। 12th में अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि तुम्हारे पेपर ही मतलब देखो मार्च में वहाँ पर सेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। मार्च में तो हमारे इंडिया में CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, तो तुम्हें मार्च में वहाँ पहुँचना है, तो तुम एग्ज़ाम दोगे या वहाँ जाओगे, सोचो खुद ही। एंड देन उसके बाद बात आई थी कि रिकमेंडेशन लेटर पे स्टैम्प और सील का बहुत इशू रहता है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं, और मैं भी नहीं समझ पाई थी।
इंडिया के स्कूल में तुम्हें स्कूल में स्टैंप मिल जाएगा जो कि प्रिंसिपल लगाती है तुम्हारी कॉपी में। जब तुम्हारा सिलेबस वगैरह कंप्लीट हो जाता है, लगाती नहीं प्रिंसिपल, स्टैंप लगाती है, तो वो स्टैंप हो गया, ठीक है, टीचर के साइन हो गए। ओके, बात आती है सील की, जो कि कुछ इस तरह की दिखती है। ये सील इंडिया के स्कूल्स में नहीं होती है और ये बात सच है। चाहे वो कितना भी बड़ा स्कूल हो, अच्छे से अच्छा स्कूल हो, तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी कि ये सील होती होगी, क्योंकि मैंने 4 स्कूल में पूछा था जो मेरे आसपास थे। 2 में मैं पढ़ी थी और 2 शायद मेरे भाई के थे, तो मैंने उनसे पूछा स्कूल में जाकर कि आपके पास सील है कि नहीं है, तो सील नहीं होती है। तो और उसमें लिखा है साफ साफ कि बिना सील के एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मुझे लगता है कि ये सील जो है आपको बाहर से लगवानी पड़ेगी, अब आपको वो देखना पड़ेगा, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, आई एम सॉरी। उसके बाद पूछा था किसी ने कि पूरा कितना मनी लगता है ओवरऑल जीकेएस की प्रिपरेशन के लिए। देखो, डॉक्यूमेंट्स का मिलाकर प्रिपेयर करना एंड देन उन्हें भेजना, और उसके बाद मान लो अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो जो लोग बोलते हैं ना कि जीके स्कॉलरशिप भाई साहब की बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप है, कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं, ये झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है, सफ़ेद झूठ है। स्कॉलरशिप फ्री नहीं है, पूरी की पूरी स्कॉलरशिप में पैसे लगते हैं स्टार्टिंग में तुम्हारे, उसके बाद वो जाकर थोड़ी फ्री होती है। उसमें से भी तुम्हें तुम्हारी डोमेट्री की फ़ीस भरनी होती है जो कि फ्री नहीं होती। वहाँ तुम्हें कमरा तो मिलता है, पर जो तुम्हारी स्कॉलरशिप का पैसा होता है उससे तुम्हें डोमेट्री की फ़ीस भरनी होती है। ओके, बस वहाँ पर जो तुम्हारी ट्यूशन फ़ीस होती है, जो तुम्हारे सेमेस्टर वाइज फ़ीस होती है, वो तुम्हें नहीं देनी पड़ती। ओके, तो आई थिंक अराउंड, और तुम्हें यहाँ से पैसे भी लेके जाने होंगे अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, क्योंकि वहाँ पर जाती है तुम्हें फर्स्ट मंथ में कभी भी पैसे नहीं मिलते, शायद सेकंड या थर्ड मंथ में जाके पैसे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ जाके आपको तुम्हारा बैंक अकाउंट बनाना पड़ता है, सिम कार्ड खरीदना पड़ता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटी है जो पूरी करनी पड़ती है। तो इंडिया से भी पैसे लेके जाने पड़ेंगे आपको, तो मेरे ख्याल से 1 लाख अराउंड तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपका लगेज है, आपके डॉक्यूमेंट्स में लगे पैसे, आपको फिर अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाना पड़ता है, वीज़ा है, बहुत कुछ हो जाता है। तो आई थिंक अराउंड, फिर आपको पैसे भी लेके जाने होते हैं, तो अराउंड 1 लाख तो लगेंगे, लगेगा, पक्की बात है ये। दूसरा क्वेश्चन जो, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें पूछा है कि यूनिवर्सिटी ट्रैक और एम्बेसी ट्रैक में डिफरेंस क्या है और मुझे कौन सा ट्रैक चूज़ करना चाहिए, मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करनी चाहिए, मुझे कौन सा मेजर चूज़ करना चाहिए। भाई ये मैं कैसे बताऊँ तुम्हें, तुम्हारा फ्यूचर में क्या करना है मैं कैसे बता सकती हूँ, बट मैं तुम्हें डिफरेंस समझा सकती हूँ उसके बीच में, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम्बेसी ट्रैक की। एम्बेसी हमारी इंडिया में हैगी साउथ कोरिया की, चाणक्यपुरी के आसपास है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एम्बेसी को भेजने होंगे, एंड देन एम्बेसी उसे पढ़ेगी, देखेगी, अच्छी तरह एनालाइज करेगी, एंड देन वो नीट को भेजेगी, एंड देन फिर कोरियन यूनिवर्सिटी में जाते हैं वो, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस होती है। एम्बेसी की पहले ही बता दूँ, अगर तुम एम्बेसी राउंड से अप्लाई कर रहे हो तो उसमें तुम्हें टोटल 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। इसी राउंड में कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इंडिया से बच्चे सेलेक्ट करती है एम्बेसी साउथ कोरिया की, तो वो मात्र 2 बच्चे सेलेक्ट करती है, और ये सच बात है। मैंने 3 साल से मैं रिज़ल्ट देखते आई हूँ जीके स्कॉलरशिप का, तो पर्सनली 2 बच्चे सेलेक्ट करती है, उससे ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करती एम्बेसी राउंड से। और एम्बेसी राउंड से वो दो बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वो हायर यूनिवर्सिटी में जाते हैं हमेशा, जैसे योन से कोरिया यूनिवर्सिटी, सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी, एवा वुमेंस यूनिवर्सिटी, बस। कि कभी भी बी टाइप की यूनिवर्सिटी में नहीं जाते एम्बेसी से बच्चे, हमेशा ए टाइप की यूनिवर्सिटी में जाते हैं, और एम्बेसी हमेशा टॉप बच्चों को सिलेक्ट करती है। तो तुम्हारी अगर परसेंटेज कम आई है, तुम्हें लगता है कि तुम इन टॉप यूनिवर्सिटी में के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो प्लीज़ एम्बेसी से अप्लाई मत करना, ठीक है। यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में बच्चे मोस्टली अप्लाई करते हैं, और बच्चे सेलेक्ट भी होते हैं यूनिवर्सिटी ट्रैक से। यूनिवर्सिटी ट्रैक में तुम सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, और मेरी मानो तो टाइप बी में अप्लाई करना। अगर तुम्हें टाइप ए में अप्लाई करना है तो आप कर सकते हो, अगर आपके काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो जो टाइप बी यूनिवर्सिटी होती है वो सोल से बाहर होती है, और जो टाइप ए होती है वो सोल के अंदर होती है। ओके, अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई करते हो तो अपनी जो एप्लीकेशन है, फॉर्म होता है, तो आपको भिजवाना होता है आउट ऑफ इंडिया, साउथ कोरिया भिजवाना होता है अपनी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह देखते हैं, एनालाइज करते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह सही हैं, वैलिड हैं, देन वो आपको एक ईमेल करते हैं कि आप सेलेक्ट हो गए हैं फर्स्ट राउंड में, और आपका इंटरव्यू होगा। एंड देन वो, पता है इंटरव्यू के लिए ना, वो बिल्कुल जिस दिन इंटरव्यू होगा एंड देन तभी वो सुबह सुबह मैसेज करेंगे तुम्हें, या फिर दोपहर में करेंगे। अगर सुबह मैसेज करा तो दोपहर में इंटरव्यू है, दोपहर में करा तो शाम को इंटरव्यू है, सेम डे मैसेज आता है कि हाँ आज तुम्हारा इंटरव्यू है, तो भाई साहब फट जाती है बिल्कुल।
एंड देन उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, बट यूनिवर्सिटी ट्रैक से ज़्यादा सिलेक्शन होता है। एम्बेसी ट्रैक से सिर्फ 2 ही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। 3 साल से मैं रिजल्ट देखते आई हूँ, तो आपकी मर्ज़ी है, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके मार्क्स कम हैं, आपको लगता है कि आपको मतलब चाहते हो ना कि आपका सिलेक्शन हो जाए बस किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो टाइप बी यूनिवर्सिटी को ज़्यादा टारगेट करना। ओके, ये वीडियो मैंने काफ़ी ज़्यादा लंबी बना दी, बोल बोल कर मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया। और मैं छोटा सा अपडेट मेरी लाइफ के बारे में देना चाहूँगी, वो ये है कि जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि मैं प्रेफरेंस लिस्ट में भर रही थी अपनी CUT के लिए, CSA पोर्टल के लिए। तो भाई मुझे ना तो फर्स्ट राउंड में सीट मिली, ना सेकंड राउंड में सीट मिली। और मेरे 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 मतलब कसम से मेरे दिमाग का ना दही हो चुका है, क्योंकि मुझे सीट नहीं मिली। पता नहीं क्या है, मुझे एक सिंगल सीट नहीं मिली। और मुझे मेरी गलती पता है कि मैंने जो मेरी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी ना, इतनी क्या बना दी, बस पूछो मत। और अब शायद थर्ड राउंड होगा, तो मेरे शायद चांस हैं या नहीं हैं कि मुझे यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी DU के अंदर। और तो उसकी वजह से मेरा काफ़ी दिमाग ख़राब था, इसलिए मैंने इतने टाइम से वीडियो नहीं डाली थी। आई एम सॉरी, बट मैं रेगुलर वीडियो डालूँगी शायद अब 3-3 दिन में या 4-4 दिन में। ओके, मेरा दुख तो है जीवन का, चलता रहेगा। आप लोग अपना ख्याल रखो, खुश रहो, प्रिपरेशन करो, फाइटिंग गाइस, यू कैन डू इट। बाय बाय।